Hello everyone, welcome to Edosoft. So today we are going to start on a very new topic, that is basics of information technology. So in this session, what we will going to learn? We will going to learn about computer and its characteristics, applications and components of computers, convergence of technologies. हम इस सेशन में क्या लर्न करने वाले हैं, हम इस सेशन में क्या देखने वाले हैं? वी विल सी अबाउट कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड द वेरी लास्ट इज कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज. सो कमिंग टू वेरी फर्स्ट वन, दैट इज कंप्यूटर. सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? इट इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस. ये क्या है? ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है विच कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर. जो ये क्या करता है, जो भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, तो ये उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है to produce a desired output at a very high speed with remarkable accuracy. It can also perform all arithmetic and logical functions according to the instructions given in a systematic order to solve any problem with produced processed information. हम कंप्यूटर से कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करा सकते हैं बाय गिविंग इट अ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दें इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, और हमें एक प्रोसेस्ड डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है. सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक calculating device which can process the input according to the systematic order and can give us a desired output. So let's start on the second part. What are the characteristics of computers? So computers have different characteristics. So the first one is speed. Computer works very fast. It takes only few seconds for calculations that we take hours to complete. Number second is accuracy. A computer provide accurate output. Computer हमें क्या देता है? एक accurate output देता है. The output is dependent on the instructions and input data given to the computer. अगर हमारा जो इनपुट डेटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो एकदम एक्यूरेट है, तो क्या होगा? कंप्यूटर विल गिव अस एन एक्यूरेट आउटपुट. कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज द स्टोरेज. So computer can store huge amount of data. Once recorded, a piece of information can be retrieved instantly. Computer can store a large amount of data. Number fourth one is diligence. So what do you understand by diligence? A computer is free from tiredness, lack of concentration and fatigue. Number fifth is automatic operation. So what do you mean by automatic operations? Once the program is fed into the computer, the individual instructions are processed one after the other. एक बार अगर हम कोई भी इनपुट अपने कंप्यूटर में दे देते हैं, तो उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है. यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, और उसके बाद क्या होगा? आपको एक डिजायर्ड प्रोसेस्ड आउटपुट मिल जाता है. नंबर लास्ट वन इज ओबीडियंस. So it has the ability to take and store sequence of instructions as provided by us. जो भी आप एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, कंप्यूटर विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. So these are some of the characteristics of computers. Now coming to the next one, what are the limitations of computers? कंप्यूटर्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? नंबर वन इज जीरो IQ. कंप्यूटर हैज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस इटसेल्फ. कंप्यूटर के पास कोई भी खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है. कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हैं. दे वर्क ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय अस. हम जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे दे विल गोइंग टू वर्क ऑन एंड प्रोवाइड अस विद द डिजायर्ड आउटपुट. नंबर सेकंड इज कंप्यूटर डज नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस. कंप्यूटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी याद नहीं रखते हैं. नंबर थर्ड इज नो फीलिंग. सो एज वी ऑल नो, कंप्यूटर क्या है? दे आर द इलेक्ट्रॉनिक मशीन. So computers does not have any feelings, emotions, taste or knowledge or experience. So these are some of the limitations of computers.
Now coming to the next one, that is components of computers. So what are the components of computers? We divide basic components of computers into two parts. Number one is hardware, number second is software. So what is hardware? Hardware refers to the parts of computers that you can see and touch. जिन parts of computers को आप देख सकते हो या उसको touch कर सकते हो, including the computer case, cabinet and everything inside it. Hardware items such as your monitor, keyboard, mouse, printer, memory, and other components are often called as hardware devices or device. हार्डवेयर आइटम जैसे कि आपके पास आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कोई भी मेमोरी कार्ड हो गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन सी दोज आइटम्स एंड वी कैन टच दोज आइटम्स. सो दे आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस. नंबर सेकंड इज सॉफ्टवेयर. So what are the software devices? Software refers to the instructions or programs that tell the hardware what to do. जब हमारे पास कंप्यूटर्स में हार्डवेयर सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? वी प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स टू द कंप्यूटर. सो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स आर रिफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर. जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं. A word processing program that you can use to write letters on your computer is a type of software. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है. तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, व्हाई वी यूज दैट? वी यूज टू राइट सम लेटर्स, वी यूज टू राइट अ डॉक्यूमेंट. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया. The operating system is a software that manages your computer and the devices connected to it. जैसे कि आपके पास OS है. So OS is a type of software. Operating system, it is a type of software. Windows is a well-known operating system. अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें OS का, तो हमारे पास क्या है? जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडोज होती है. So Windows is a type of operating software that is the example of software itself. So components of computer में we divide all the components into two parts. Number one is hardware and number second is software. Now in components of computers, let's understand second part, that is the input unit. So we divide all the components into some other parts that are, some are included in input units, some are included in processing units and some are included in output units. So coming to very first one, that is the input unit. So you can see keyboard and mouse, they are the example of input unit. So we have many components which we use to provide input to the computer. ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके यूज से हम कंप्यूटर्स में कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट्स बोलते हैं. जैसे कि आपके पास आपका कीबोर्ड हो गया, आपके पास माउस हो गया. Now coming to next thing, that is the processing unit. So what do you understand by processing unit? Processing unit क्या होता है? The most important unit device of a computer is known as CPU. So have you heard the name of CPU? That is the central processing unit. तो CPU क्या है? CPU आपका एक processing unit है. It is also known as microprocessor or processor. CPU को हम microprocessor भी बोलते हैं या simply processor भी बोलते हैं. A CPU is the brain of computer. CPU क्या है? कंप्यूटर का एक ब्रेन है. It works as the brain of computer. It is responsible for the all the functions and processing. So CPU का क्या काम होता है? It is responsible for all the functions and all the processing. जब भी आप कंप्यूटर में कोई इनपुट प्रोवाइड करते हो, उसके बाद क्या होती है? एक प्रोसेसिंग होती है उस इनपुट पर. सो वो किसके अंडर में आता है? वो आपके सीपीयू के अंडर में आता है. सो सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द सिस्टम, दैट टेक्स प्लेस इन द कंप्यूटर. So here you can see there are some of the compartments of CPU. That is the central processing unit. So we have ALU, we have control units, we have registers, we have RAM, we have ROM. So we are going to see all these one by one in our coming sessions. The task of processing is done by processor in computer. It collects data from input unit, stores it in a memory unit, processes and produces the output. एक जो बेसिक लाइन होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आपने एक इनपुट प्रोवाइड किया,
प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया, उस इनपुट यूनिट से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को लिया, उस डेटा को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया, उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग की, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अंडर द प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम देखें तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सीपीयू। जो हमारे पास सीपीयू होता है, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर वन इज फेच। सो टू फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, जो भी डेटा आपका मेमोरी में स्टोर हुआ है वहां से कोई भी इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, फेच करता है, यानी अपने पास लेता है। उसके बाद क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। नंबर सेकंड इज डिकोडिंग, टू डिकोड द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्गेनाइज देम। नंबर थर्ड इज एग्जीक्यूट, उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। So a CPU consists of one or more electronic components fabricated on a silicon chip. And वो कौन से components होते हैं, जैसे कि आपके पास ALU हो गया, that is the arithmetic and logic unit. नंबर सेकेंड इज लोकल स्टोरेज फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, दे आर द लोकल स्टोरेज फॉर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। नंबर थर्ड वन इज कंट्रोल यूनिट्स, दैट इज CU, that helps in controlling and balancing the checks, and possibly a cache to speed access to the memory. So these are some of the components of CPU, that is the central processing unit. Now coming to next part. So now we are going to understand what is control unit, what is arithmetic logic unit, and what is registers. Coming to very first one, that is the control unit, or the short form is CU. So it coordinates the components of a computer system. ये क्या करती है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम है उनके कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करती है। The control unit is the circuitry that issues commands to other hardware components to execute the programs. Control unit क्या करता है, कुछ commands को issue करता है for what? For the hardware components to execute some programs. The control unit ROM doesn't actually execute any code itself. Rather, it just manages the execution of program. So the very basic function of control unit is the managing the execution of program. In this way, the control unit manages the operation of the entire computer. So what is the basic function of computer unit? To manages the operation of the entire computer. आपके entire computer में जो भी operations execute हो रहे हैं उनको क्या करता है, control unit manage करता है। Number second is arithmetic logic unit, that is the ALU. So arithmetic logic unit से आप क्या समझते हैं, the arithmetic logic unit performs all arithmetic operations. तो various arithmetic operations कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास addition हो गया, subtraction हो गया, multiplication हो गया, and the last one is division. And it also performs some logical operations. Logic operations test various logical conditions encountered during processing and allow for different actions to be taken based on the result. The data required to perform the arithmetic and logical functions are inputs from the designated CPU registers and operands. So what is the basic function of arithmetic logic unit? It is used to perform all the arithmetic operations and the logical operations. Number third one is registers. So what is registers? Registers are a small amount of storage available to the CPU whose content can be accessed more quickly than other type of storage. तो ये चीज हमें मालूम है कि जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस होती हैं। जो स्टोरेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। रजिस्टर्स क्या होती हैं, वो एक स्मॉल स्टोरेज होते हैं जिसमें अगर कोई भी डेटा स्टोर है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस स्टोर है, तो वहां से प्रोसेसिंग के लिए बहुत क्विकली आप किसी भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सीपीयू किसी भी कंटेंट को बहुत क्विकली एक्सेस कर सकता है। So processor registers are at the top of the memory hierarchy and provide the fastest way for the computer to access the data. So these are some of the units of CPU, that is the central processing unit. Number one is control unit. So it used to manage the execution of the program, or it manages the operation of the entire program. Number second one is arithmetic logic unit. So it is used to perform all kind of arithmetic operations and the logical operations.
Number third one is registrar. So it is the small amount of storage from where the data or the content can be accessed more quickly than all other type of storage. Now coming to the next one, that is what are the functions of CPU? जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, what are the functions? उसके क्या क्या functions होते हैं? Let's see. Number one is the CPU accesses and stores the relevant data and instructions during the processing. जब आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है उस टाइम पे जो भी रिलेवेंट डेटा होता है सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को एक्सेस करता है, उस डेटा को स्टोर करता है. नंबर सेकेंड इज द सीपीयू कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. जिस सीक्वेंस में ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय सीपीयू बाय द कंट्रोल यूनिट. Number third one is the CPU gives the commands and coordinates the actions of all parts of computer system. So it comes under control unit. So what is the function of control unit? It executes the programs all that are available in the computer. So CPU का क्या काम होता है? It commands and coordinates the action. ये क्या करता है? जो भी actions आपके जितने भी पार्ट हैं कंप्यूटर के उसमें परफॉर्म हो रहे हैं उन एक्शंस को कमांड करता है और कोऑर्डिनेट करता है. नंबर लास्ट वन इज द सीपीयू कैरीज आउट द प्रोसेसिंग. जो भी आपके पास प्रोसेसिंग हो रही होती है वो कहाँ पे होती है? वो आपकी सीपीयू में होती है. So these are some of the functions of central processing unit, that is CPU. So let's start on the second part, that is the memory unit. So what is memory unit? Memory unit से हम क्या समझते हैं? The unit holds the data and instructions. They are different types of memory unit. हमारे पास different types of memory unit होती है which are used for different purposes. Memory unit can be divided into two categories. हम मेमोरी यूनिट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज प्राइमरी मेमोरी और नंबर सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी. So let's understand what is primary memory. It is the main memory of the computer. Primary memory क्या होती है? It is the main memory of the computer. This memory is primarily used for CPU for booting of system and temporarily storage of data for processing. अगर हमें CPU को बूट करना है या हमें किसी भी डेटा को एक कहीं पे टेम्पररली स्टोर करना है तो हम किस मेमोरी का यूज करते हैं या वो डेटा कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है. जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो गया रैम, दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम दैट इज द रीड ओनली मेमोरी. सो रैम एंड रोम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी that is used to store temporarily storage of data for processing. Number second is secondary memory. So what is secondary memory? Let's understand. This type of memory is used for permanent storage of data. प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? एक टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा होता है. सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? आपका परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा होता है. दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो हमें कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं. जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो गया हार्ड डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क एंड पेन ड्राइव. So PD, that is the pen drive, is the example of secondary memory, and RAM and ROM are the examples of primary memory. So this is the basic difference between primary memory and the secondary memory. So let's understand. Number one is that is RAM. RAM stands for random access memory. It is the main working memory of the computer. RAM क्या होता है? It is the main working memory. ये एक main working memory होती है. When we generally talk about computer memory, we usually mean the RAM. जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? हम रैम की बात करते हैं. दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज सिचुएटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, दैट इज द सीपीयू बॉक्स. ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? सीपीयू में आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी मिलती है. So there are different types of random access memory. We are going to see all the random access memory one by one. Number one is DRAM, that is the dynamic RAM, dynamic random access memory. As the name suggests, this memory gets refreshed periodically. Dynamic RAM क्या होता है? ये अपने आप में कुछ पीरियड के बाद रिफ्रेश होती रहती है. This form of memory is less expensive and slower than static RAM. Number second is RAM, that is the static RAM. This form of RAM is more expensive than dynamic RAM.
but is generally faster and requires less power than DRAM. स्टैटिक रैम क्या होती है? ये फास्टर होती है देन डी रैम, दैट इज द डायनेमिक रैम, एंड इट रिक्वायर द लेस पावर टू प्रोसेसिंग और टू एग्जीक्यूट। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स इट इज ऑफन यूज्ड एज कैशे मेमोरी फॉर द सीपीयू। Number third one is SDRAM, that is synchronous data RAM. So what do you understand by SDRAM? SDRAM can run at faster speed than DRAM. जो SDRAM होती है उसकी स्पीड DRAM से ज्यादा होती है. It is synchronized with the clock of the processor and system bus. So these are some of the examples of RAM, that is random access memory. Let's see some other examples of RAM, random access memory. Number one is DDR RAM, that is double data rate RAM. So what is DDR RAM? DDR RAM is based on SDRAM architecture, but it utilizes the clock signal differently to transfer twice the data in the same time or the same amount of time. It achieves greater bandwidth than the preceding single data rate SDRAM by transferring data on the rising and falling edges of the clock signal, that is the double pumped. So what is DDR RAM? DDR RAM stands for double data rate RAM. इसमें क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ डेटा में आप ट्वाइस दी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो. So it is faster than the static RAM and it is faster than the dynamic RAM. Number last one is RDRAM. So RDRAM stands for Rambus Data RAM. It is a type of RAM made by Rambus technology and it is the fastest type of computer memory available. ये किसने बनाई है? Rambus टेक्नोलॉजी ने बनाई है. फ्रॉम वेयर इट गेट्स इट्स नेम, दैट इज द RDRAM, Rambus Data RAM. सो ये क्या होता है? ये फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है. Typical SDRAM can transfer data at speeds up to 133 megahertz. जो आपके पास SDRAM होती है, they can transfer data up to 133 megahertz, while standard RDRAM can crank it up to over 1 gigahertz. लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड RDRAM की बात करें तो वहां पे जो स्पीड होगी कोई भी डेटा को ट्रांसफर करने की, इट गोज अप टू 1 gigahertz. So this is the basic difference between DRAM, that is dynamic RAM, static RAM, SDRAM, that is the synchronous data RAM, DDR RAM, that is double data rate RAM, and RDRAM, that is Rambus data RAM. Now coming to next part, that is ROM, that stands for read only memory. It is a permanent non-volatile memory located inside the system unit. So what is ROM? ROM क्या होता है? ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लोकेट होती है. इट रिटेन्स द डेटा इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, उसके बाद जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिटेन दैट डेटा. तो ये डेटा को रिटेन कर सकता है. इट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर्स that are stored in it at the time of manufacturing. These instructions help the computer to start up or boot up itself when you switch it on. It is because of ROM, that is the read only memory. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम बूटस्ट्रैप लोडर्स बोलते हैं. जिससे क्या होता है? जिससे आप कभी भी अपने कंप्यूटर को जब आप स्विच ऑन करते हो तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आपका कंप्यूटर बूट अप होता है. So ROM, that is the read-only memory, is the permanent memory. It is a non-volatile memory. It helps in retaining the data even if the computer is switched off. Now coming to next one, that is output unit. So what we have learned till now, we have learned what is input unit, what is processing unit, what is memory unit, and the last one is output unit. तो हमारे पास कौन से output unit होते हैं? This unit provides the result of the operation performed by the computer. The most common output devices are monitor and printer. So, printer and monitor are the examples of output unit. Now, the main question comes, how do computer work? जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं? So, there is one thing that is known as IPO processing, or we can say IPO process.
आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो आईपीओ में क्या होता है? आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। So all the processes in computer goes through IPU process. जो भी प्रोसेसिंग आपके पास कंप्यूटर में होती है उसका एक सेट ऑफ ऑपरेशन है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं। इट इज बेसिकली हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। सो व्हाट डज आईपीओ डिफाइंस? आईपीओ डिफाइंस हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। जो आपका कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। आईपीओ प्रोसेस refers to the input process output process। आईपीओ प्रोसेस में क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस। So this is the IPO process, that is the input processing output. So number one is you enter data into the computer using input unit or devices and tell the computer what to do with it. The data is known as input. So input में क्या होता है कि आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट डेटा दिया, किसकी हेल्प से? इनपुट यूनिट की हेल्प से, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, और आपने क्या किया? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। Number second is the computer works on the data given to it using processing unit and device to produce the result. This result is called as processing. कंप्यूटर ने क्या किया कि जो भी आपने इनपुट डेटा उसको प्रोवाइड किया है, उसने उस इनपुट डेटा पे काम करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट और विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, the computer then displays the result using output unit or devices and stores it in a memory unit or device for later use. This result is called as output. कंप्यूटर ने क्या किया कि उस रिजल्ट को आपके पास आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस में आपको शो किया विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर और विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, और उस डेटा को अपने मेमोरी यूनिट में स्टोर किया फॉर लेटर यूज। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इनपुट होता है, फिर आपके पास प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद आपके पास आउटपुट होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। So today we use computers in each and every sector for our personal use too, for official use too. So be it in health and medicine, in entertainment industry, in science, research and engineering industry, in education sector or in communication sector or in our daily purpose. Computers have a wide range of applications. So from this, we can come to another term, that is the convergence of technologies. So what do you understand by convergence of technologies? Convergence of technology is a fact which can hardly be denied that computers have considerably changed the lives of human beings. ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कंप्यूटर्स की वजह से एक कंसिडरेबली अमाउंट में चेंज हुई है, और मेजॉरिटी ऑफ अस कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट देम। कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड द वे वी वर्क। हम किस तरह से काम करते हैं, कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड दैट थिंग ऑल्सो। You can find computers in any industries. You can find computers in health and medicine. You can find computers in entertainment industries. You can find computers in science, research, and engineering industries. So this century has witnessed the convergence of technology in various fields as the interlinking of computing and other information technologies, media content, and communication networks that have arisen as a result of the evaluation and popularization of the internet, as well as the activities, products, and services that have emerged in the digital media space. So, what do you understand by the term convergence of technologies? Convergence of technologies से क्या होता है? जैसे कि आपके पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, वो किस तरह से कन्वर्ट हुई है और किस तरह से जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में किस तरह से उसने एक चेंज लाया है कि हम हमारी लाइफ को कंप्यूटर्स के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते। बिकॉज बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, या हम हमारी डेली लाइफ में देखें, सो वी ऑलवेज यूज कंप्यूटर। जैसे कि आपके पास आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, या आपको कहीं पे कम्युनिकेट करना है, आपको कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, आपको स्काइपिंग करनी है, सो यू नीड कंप्यूटर्स इन योर डेली लाइफ. So this is all about today's session. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.